आज हम लोग हमारी कावेरी बुक का पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड 15 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं। अनपढ़ होने में कितनी दिक्कतें हैं, है ना। कितना दुख है मुझे इस बात का कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हर टीचर की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, एवरीथिंग, हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिससे आप कुछ भी सीख रहे हो। रिलेटेबल रील्स जो हम देखते हैं, रिलेटेबल पोस्ट जो हम देखते हैं, रिलेटेबल बातें जो हम सुनते हैं, वो हमें सुन के बहुत मजा आता है ना, और सुनने का मन करता है। एंड सेम वाज विद द अव्वा। Hi everyone, a very warm good evening to all of you. This is Juhi, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल 9th Lights by Unacademy पे। I hope you guys are doing great. स्वागत है आप सभी का प्रो सीरीज में, जहाँ हम लोग बनेंगे प्रो अंडर 15 मिनट्स। मतलब आज हम लोग हमारी कावेरी बुक का पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड 15 मिनट में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और मैं आपको वीडियो के एंड में दोनों ही कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच भी देने वाली। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको प्रो सीरीज के सेकंड चैप्टर कौन सा चाहिए, मतलब प्रो सीरीज में सेकंड वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, और ये एक रियल स्टोरी है। सुधा मूर्ति कैसे अपनी दादी को कितना प्यार करती हैं और कैसे उनको पढ़ना लिखना सिखाती हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये हमें इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। How I Taught My Grandmother to Read is written by सुधा मूर्ति। इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने, ठीक है, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, ठीक है। एंड इट इज अ रियल लाइफ बेस्ड इमोशनल स्टोरी हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जो कि एजुकेशन और आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस को सिखाता है, दिखाता है, ठीक है जी। The narrator lived in a small village in North Karnataka। अब जो सुधा मूर्ति है वो नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहा करती थी अपनी दादी के साथ, विद अ ग्रैंड मदर, ठीक है, जिनको वो प्यार से अव्वा बुलाती थी। तो आपको ध्यान रखना है कि सुधा मूर्ति अपनी दादी को प्यार से अव्वा बुलाती थी। अव्वा का मतलब होता है मम्मी, अम्मा, मम्मा, ठीक है। जो उनकी ग्रैंड मदर थी अव्वा, वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी, बहुत प्यार करती थी सुधा मूर्ति से, और पढ़ाई लिखाई में और स्टोरीज में बहुत इंटरेस्टेड थी। मतलब पढ़ाई लिखाई में विद टाइम इंटरेस्टेड है, लेकिन पहले से वो स्टोरीज में इंटरेस्टेड थी। अब कौन सी स्टोरी पढ़ के उन्हें बहुत मजा आता था, तो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अ कन्नड़ नॉवल काशी यात्रे। एक कन्नड़ नॉवल थी काशी यात्रे, है ना, उसको पढ़ के उन्हें बहुत ही मजा आता था, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे जो वीकली मैगजीन होती है ना, हर हफ्ते आने वाली मैगजीन, उसमें काशी यात्रे का एक एक एपिसोड आया करता था। अब काशी यात्रे नाम सुन के आप समझ पा रहे होंगे, काशी की यात्रा, है ना। तो उस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नहीं, नॉवेल के अंदर काशी की यात्रा के बारे में बताया गया है, जिसको लिखा है त्रिवेणी जी ने, है ना। त्रिवेणी कन्नड़ा ऑथर थी, उस टाइम पे बहुत ही फेमस थी। उनकी काफी यंग एज में डेथ हो गई थी, जो कि कन्नड़ा लिटरेचर के लिए एक अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि वो चीजें जो लिखती थी रियल लाइफ बेस्ड, है ना, लोगों की पर्सनल परेशानियों के बारे में, तो वो बहुत ही रिलेटेबल होता था पढ़ने में, है ना। तो उनकी यंग एज में डेथ हो जाना वहां के लोगों के लिए, जो उनको बहुत पसंद करते थे एज एन ऑथर, वो उनके लिए अच्छा नहीं था। तो त्रिवेणी जी की ही ये नॉवेल थी काशी यात्रे, है ना, जिसको जो हमारी अव्वा हैं सुधा मूर्ति की दादी जी, उनको पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत ही पसंद था। अब काशी यात्रे से वो रिलेट क्यों करती थी, क्योंकि काशी यात्रे कहानी के अंदर भी एक ओल्ड लेडी थी जिसको काशी की यात्रा करने का बहुत ही मन था, है ना, भगवान की पूजा करने का बहुत ही मन था वहां जाके, लेकिन वो नहीं जा पाती हैं। तो इसीलिए जो हमारी दादी है अव्वा, वो से बात रिलेट कर रही होती है। अब काशी यात्रा के अंदर क्या होता है, वो लेडी बहुत टाइम तक पैसे इकट्ठे करके अपना काशी जाने का प्लान बना भी लेती है, लेकिन वो एक ऐसी बच्ची से मिलती है, एक ऐसी लड़की से मिलती है जो कि अनाथ होती है, ऑर्फन होती है, और उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है। अब उनकी शादी कराने के लिए कोई नहीं होता, शादी करने के लिए पैसे नहीं होते उनके पास। तो जो हमारी काशी यात्रा नॉवेल के अंदर जो ओल्ड लेडी है ना, वो उस बच्ची को अपने जोड़े हुए पैसे दे देती है और मानती है कि यार भगवान की पूजा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बच्ची की शादी हो पाना, क्योंकि ये अनाथ है और इसके लिए कोई नहीं है। और ऐसे करते करते वो कभी काशी की यात्रा नहीं कर पाती, और इसीलिए जो हमारी अव्वा है वो बहुत रिलेट करती है उस नॉवल से, और इसीलिए उनको उसको पढ़ के बहुत ही मजा आता है। बहुत ही जायज सी बात है, रिलेटेबल रील्स जो हम देखते हैं, रिलेटेबल पोस्ट जो हम देखते हैं, रिलेटेबल बातें जो हम सुनते हैं, वो हमें सुन के बहुत मजा आता है।
है ना, और सुनने का मन करता है। एंड सेम वॉज विद द अव्वा। ओके जी, तो भाई अब त्रिवेणी नाम आपको याद रखना है, काशी यात्रा आपको याद रखना है। द नॉवल वॉज पब्लिश्ड वीकली, इस नॉवल को वीकली पब्लिश किया जाता था एक मैगजीन में, और ये मैगजीन हर हफ्ते इनके घर पे आया करती थी। और भाई पूरे गांव के लोग बहुत इंतजार करते थे कि कब आएगी वो गाड़ी, है ना, जो सारे पोस्ट, ये मैगजीन, न्यूज़पेपर सब कुछ लेकर आएगी। और अब वह ईगरली वेट करती थी हर एपिसोड का, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई थी उस स्टोरी के अंदर कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, जैसे हम लोग आज के टाइम पे वेब सीरीज में हो जाते हैं। Since she could not read, she depended completely on her granddaughter to read the story aloud to her. अब क्योंकि जो हमारी अव्वा है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो वो completely सुधा मूर्ति, मतलब अपनी पोती सुधा मूर्ति जी पे completely डिपेंडेंट थी। मतलब कि मैगजीन आती थी, सुधा मूर्ति पढ़ के दादी को समझाती थी कि उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, और दादी को सुन के बहुत मजा आता था। मतलब वो अपने सारे काम छोड़ के सुनने बैठ जाती थी कि अच्छा इसके बाद ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर वो जा पाई या नहीं जा पाई। तो दादी को बहुत मजा आता था। इवन वो बाद में बाहर जाके अपनी फ्रेंड्स को भी बताती थी कि नेक्स्ट एपिसोड में पता है क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि अगला एपिसोड कब आएगा। The narrator once went to attend a wedding in a nearby village and stayed there for a few days. अब क्या हुआ कि जो सुधा मूर्ति हैं, जो अव्वा की पोती हैं, उनको एक शादी में जाना था पास वाले गांव में कुछ दिन के लिए, लेकिन वो जाती कुछ दिन को है, वहां पे हफ्ते लग जाते हैं, वहां पे ज्यादा टाइम लग जाता है। और इस टाइम पे आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा, हमारी जो अव्वा हैं वो बहुत परेशान हो गई। क्यों परेशान हुई? क्योंकि यार मैगजीन तो हर हफ्ते आती रही, लेकिन वो उसको रीड नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। शी वॉज इलिटरेट, है ना, शी वॉज वाइज, समझदार थी लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, तो वो बहुत परेशान हुई। उनको अपने आप में फील हुआ कि यार मैं कितनी डिपेंडेंट हूं अपनी पोती सुधा मूर्ति पे, जस्ट बिकॉज मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं अपने आप को इतना परेशान करी कि मैं पढ़ नहीं पाती। ठीक है, during her absence, the grandmother could not read the next part of the story and felt extremely helpless, sad and dependent. अब जिस टाइम पे सुधा मूर्ति यहाँ पे नहीं थी, शादी में गई हुई थी, तो अव्वा बहुत ही परेशान हुई। उनको अपने आप में बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ, डिपेंडेंट फील हुआ और हेल्पलेस फील हुआ। This made her realize the pain of being illiterate and not being able to read something she loved. और भाई यही उनको फील करा गया कि यार अनपढ़ होने में कितनी दिक्कतें हैं, है ना, कितना दुख है मुझे इस बात का कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपने पसंद की चीज को खुद से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो जब सुधा मूर्ति शादी से वापस आती हैं, है ना, तो दादी उनसे रात को बैठ के बातें करने लगती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो पूछती भी है कि दादी क्या हुआ, अव्वा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, मैंने आपको रोते हुए कभी भी नहीं देखा। तो दादी बताने लगती हैं कि जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरी यंग एज में ही शादी कर दी गई थी और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाऊँ, अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा पाऊँ, पर मैं खुद कभी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और आज मुझे अपने आप में इतना दुख है इस बात का कि मैं डिपेंडेंट हूँ बेटा आप पे, कि आप मुझे स्टोरीज पढ़ के सुनाओ, समझाओ। आपके बिना मैं रीड ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अब डिसीजन लिया है कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट एंड शी डिसाइडेड दैट शी वुड लर्न हाउ टू रीड एंड राइट नो मैटर व्हाट। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और उन्होंने एक नया गोल बना लिया अपना कि मैं दशहरा तक पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। ये मेरा गोल है। मैं चाहती हूँ दशहरा वाले दिन मैं पढ़ पाऊं, मैं इस काबिल हो जाऊं, है ना। आई शुड बी एबल टू रीड, कंसीडरिंग इट एन ऑस्पिशियस टाइम, उसको एक ऑस्पिशियस, एक शुभ टाइम मानते हुए दशहरा को न्यू बिगनिंग्स के लिए। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को बोला, पोती को बोला कि देखो तुम मेरी टीचर बन जाओ, तुम ही मुझे पढ़ा सकती हो, है ना, तुम मुझे इस काबिल बना सकती हो, सो आई वॉन्ट यू टू टीच मी, है ना। और बहुत ही पेशेंस, प्यार और डेडिकेशन के साथ दादी ने पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर दिया। अपनी ओल्ड एज होने के बावजूद भी अव्वा ने बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, ईगरनेस दिखाई सीखने की कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। She practiced regularly and gradually learned the Kannada alphabet, words and sentences. और भाई धीरे धीरे वो अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस सब कुछ सीखने लगी, बोलने लगी, पढ़ने लगी, लिखने लगी। ठीक है, उनका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर था, उन्होंने सारी डिफिकल्टीज उससे ओवरकम कर ली लर्निंग में। और भाई दशहरा वाले दिन
फाइनली दादी जी वॉज एबल टू रीड अ बुक। अवा फाइनली इस काबिल हो चुकी थी कि वो किताब पढ़ पाए। कौन सी किताब उन्होंने पढ़ी? तो जो उनकी पोती है, उन्होंने दशहरा के दिन उनको गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? वही काशी यात्रे, जो पहले मैगजीन में आती थी वीकली, अब वो एक सेपरेट नॉवल बन के पब्लिश होने लगी है। तो उन्होंने उनको वही गिफ्ट दिया अपनी दादी को, अव्वा को, कि ये आपके लिए। और दादी ने बदले में क्या दिया? एक मटेरियल ऑफ फ्रॉक पीस एज अ गिफ्ट दशहरा का, ठीक है, अपना प्यार दिखाने के लिए, ठीक है जी। और जब उन्होंने बुक दी, अवा वॉज एबल टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। और भाई वो ग्रैंड डॉटर के लिए, सुधा मूर्ति के लिए एक प्राउड मोमेंट था, एक इमोशनल मोमेंट था कि मेरे पढ़ाने से मेरी दादी आज इस काबिल हो चुकी है कि वो पढ़ लिख पा रही है। The most emotional moment was when the grandmother touched the feet of her granddaughter as a mark of respect for her teacher. और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। दादी ने, अव्वा ने अपनी पोती सुधा मूर्ति के पैर छुए। पैर छू के अव्वा ने बोला कि अरे दादी आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बड़े लोग तो ना छोटों के पैर छूते हैं। तो दादी ने बोला कि देखो तुम मेरी टीचर हो, है ना, तुमने मुझे पढ़ाया है, मुझे इस काबिल बनाया है। और हर टीचर की, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, एवरीथिंग, हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिससे आप कुछ भी सीख रहे हो, है ना, उसकी वैल्यू करनी आनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए। तो तुम मेरी टीचर हो, तुम मेरी गुरु हो, और मैं तुम्हारे इसीलिए पैर छू के तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ, अपना ग्रैटिट्यूड दिखा रही हूँ। ये जो एक्ट था, इससे समझ में आया कि जो नॉलेज है और टीचर का एक रोल है वो एज से बढ़कर है। अब अगर आपका टीचर आपसे एज में छोटा भी हो, लेकिन फिर भी आपने उनसे कुछ सीखा है, यू शुड रिस्पेक्ट देम, यू शुड पे द रिस्पेक्ट टू देम। तो ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल रोल रिवर्सल दिखाता है, जहाँ पे ग्रैंड डॉटर, जो उनकी पोती है, जो उनकी छोटी सी बच्ची है, वो उनकी टीचर बन जाती है और ग्रैंड मदर स्टूडेंट बनती है ना। और ये हाईलाइट करते हैं उनके बीच का डीप इमोशनल बॉन्ड और लर्निंग का वैल्यू। देखो, जो चीज आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ लिख लो, कहीं पहुंच जाओगे, आगे निकल जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत गर्व होगा। और इस चीज को हम नहीं समझ पाते, हमें पढ़ाई की, लिटरेट होने की चीजें समझ पाने की वैल्यू ही नहीं पता। और इस एज में आके सुधा मूर्ति की दादी, जिनको वो अवा बुलाती थी, है ना, उनको समझ में आ गया कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी था मेरे लिए, और आज मैं फाइनली सीख गई। तो ये चैप्टर हमें दिखाता है कोई भी चीज सीखने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, कोई एज बार नहीं होता है। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। कुछ भी आप सीखना चाहते हो, उसकी कोई एज बार नहीं है कि इस एज के बाद तो आप नहीं सीख सकते। Whenever you want to learn anything, you can learn. आप कुछ भी सीखना चाहो सीख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस मन में इच्छा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके मन के अंदर कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे सीखना है। एंड एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें आज़ादी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, मतलब हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि जरा पढ़ के बताइए भाई क्या लिखा हुआ है। हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता कि जरा पढ़ के बताना यार क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाती, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हो, आप सब कुछ समझ सकते हो। It also emphasizes that determination and strong willpower can help overcome any limitation in life. और इसके साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो कि कावेरी बुक का पहला चैप्टर है, जो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये पहले भी था कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। बहुत ही प्यारी कहानी है। अब अगर आपको अव्वा के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हो, है ना, करेक्टर स्केच लिखना हो, तो आप इन पॉइंट्स का यूज करके यू कैन फॉर्म एन आंसर। आप आंसर बना सकते हो कि वो इलिटरेट थी बट वाइज थी, लविंग और इमोशनल थी, उनको स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है, हेल्पलेस फील करती है तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो सीखने के लिए बहुत ही डिटरमाइन थी, ठीक है, हार्ड वर्किंग थी, डिसिप्लिन थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी, अपने आप को सम्मान देना उन्हें आता था, है ना। उनको फील हुआ कि मैं पढ़ नहीं पा रही तो पढ़ना सीख लिया, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ वो नॉलेज को, है ना, रिस्पेक्ट करना जानती है, किसने उनको पढ़ना लिखना सिखाया वो समझती है और उसकी इज्जत करती हैं, उसकी वैल्यू करती हैं। और अगर हम बात करें सुधा मूर्ति की, तो वो बहुत ही काइंड और केयरिंग थी। अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं, लविंग ग्रैंड डॉटर, वो बहुत ही प्यारी ग्रैंड डॉटर थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल थी, बहुत ही पेशेंट टीचर थी, बड़े ही प्यार से, पेशेंस के साथ पढ़ाया अपनी दादी को, बहुत ही सपोर्टिव और एनकरेजिंग थी, एजुकेशन को वैल्यू करना जानती थी, इमोशनली अटैच थी और बहुत ही प्राउड और रिस्पेक्टफुल फील करती हैं अपनी दादी के लिए,
ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझनी है, तो यार आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या फिर जब ये वीडियो भी एंड हो रहा है तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है, वहां मैंने पूरा लाइव क्लास में डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो, है ना। और डिटेल में अगर आपको समझना है, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके जी, सिर्फ 2499 में पूरे साल का बैच आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और प्रो सीरीज का प्रो लेवल समझ में आया होगा, जहां हम आपको बनाने वाले हैं एक प्रो स्टूडेंट। ये एक रिवीजन सीरीज है जहां पे आपको हर चैप्टर बहुत ही क्विकली रिवाइज कराया जाएगा। सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्रो सीरीज कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय।